अर्नब गोस्वामी ने बड़े दावे से कहा काबुल के सेरेना होटल के चौथे और पांचवें फ्लोर पे पाकिस्तान की फौज के और आईएसआई के अफसरान ने डिनर के लिए क्या ऑर्डर किया था। लोगों को बेवकूफ़ बनाना मकसूद था इतने बेहुदा तरीके से कि सेरेना होटल में हम खुद रहते रहे हैं, उसके सिर्फ 2 फ्लोर हैं, तीसरा चौथा पांचवा फ्लोर का वजूद ही नहीं है। 5 आइज़ उस वक्त कहाँ थी, शायद बंद थी, सो रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज कुछ बात हो जाए उस हाइब्रिड वॉर की, उस प्रॉक्सी जंग की जिसका पाकिस्तान को सामना है और जिसके नतीजे में पहले न्यूजीलैंड ने अपना क्रिकेट टूर मनसूख किया और गुज़श्ता रात इंग्लैंड की टीम ने भी माज़रत कर ली। कहते हैं बड़ा रिलक्टेंटली उन्होंने इनकार किया है इस दौरे से, लेकिन हकीकत यह है कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी दौरा मनसूख कर दिया है। अब ये तमाम तर उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हुआ है जिसको ये कहते हैं 5 आइज़। 5 आइज़ एक खुफिया एजेंसियों का इत्तेहाद है और इसमें शामिल है अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। हुकाम का ये कहना था कि ये तमाम तर इंफॉर्मेशन 5 आइज़ के ज़रिए इनको मिली है। जो थ्रेट था न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़, और उसी को बुनियाद बनाया गया है जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के दौरा मनसूख करने के लिए। अब बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो 5 आइज़ हैं, बज़ाहिर तो ये बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक इत्तेहाद है, इन्हें नज़र नहीं आया जब अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा था कि किस तरह जब तालिबान पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे काबुल और किस वक्त वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा करेंगे। 5 आइज़ उस वक्त कहाँ थी, शायद बंद थी, सो रही थी। इसी तरह 5 आइज़ को वो ख़ुदकुश बमबार नज़र नहीं आए, कई थे जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे हमला किया अगस्त के महीने में, और जिसमें कम से कम 175 अफराद जाँ भाग हुए। और ये 175 अफराद उन ख़ुदकुश बमबारों की वजह से हलाक हुए जो उस इलाके तक पहुँच गए थे जहाँ पे अफ़गानों के खुसूसी दस्ते मुतय्यन थे। यानी इतने सारे ख़ुदकुश बमबारों की मौजूदगी का 5 आइज़ को पता नहीं चला, लेकिन एक अनदेखा नामालूम कहाँ से एक कॉल आई और उसकी बुनियाद पे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड जो था वो ख़त्म कर दिया, और इंग्लैंड के दौरे के ख़ात्मे का जवाज़ भी यही बनाया गया। अब उन्हीं 5 आइज़ ने, या CIA ने कह लें, उन्होंने जब अगले ही दिन यानी काबुल एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उससे अगले दिन उन्होंने एक मासूम अफ़गान शहरी को अपने 7 बच्चों समेत ड्रोन हमला करके हलाक कर दिया और दावा किया कि काबुल पे हमलों का ज़िम्मेदार ये शख्स था। और ताज्जुब की बात है कि 5 आइज़ को वो लोग नज़र नहीं आए जो खुसूसी दस्तों का हिसार तोड़ कर अंदर चले गए थे और वहाँ शायद कई घंटे उन्होंने गुजारे। उसके बाद उन्होंने ख़ुदकुश हमले किए जिसके नतीजे में ये कम से कम 175 लोग जाँ भाग हुए। और मज़े की बात यह कि 5 आइज़ को एक मासूम अफ़गान नज़र आ गया जो कि अपने बच्चों समेत गाड़ी में एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ था, और उस पर ड्रोन हमला हुआ और ड्रोन हमले के नतीजे में कम से कम 10 अफराद जाँ भाग हो गए। अमरीकी अफवाज के सरबराह जनरल मैकेंजी ने इस पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको ये यहाँ पे पिंडी में एक छोटा सा सिक्योरिटी ख़तरा कैसे नज़र आ गया, और अगर नज़र आ भी गया तो क्या उसके लिए दौरा मनसूख करना बनता था। दरअसल बात यह है कि चाहे न्यूजीलैंड का दौरा है, इंग्लैंड का दौरा है, या पाकिस्तान के हवाले से इंडिया में इस वक्त जो कैंपेन चल रही है, उसकी बुनियादी वजह एक ही है, हाइब्रिड वॉर। यानी पाकिस्तान को जगह जगह बदनाम करना है, जगह जगह मौक़े से महरूम करना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी भारत ने भरपूर किरदार अदा किया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में ले जाने के लिए। और ये वो जंग है जो भारत ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। 26 फरवरी 2019 में जो तैयारे बालाकोट पे आके दरख्तों पे जंगल पे हमला करके गए, वो भी इसी जंग का हिस्सा है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो कुछ भारत कर रहा है वो भी वही जंग है जिसका सामना भारत को है। अब भारत ने 2019 में भी स्पोर्ट्स को ज़रिया बनाया
پاکستان کے خلاف کیمپین کا اور ایتھلیٹس کو ویزے جاری نہیں کیے. تو بحیثیت مجموعی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ٹی وی پہ بھی، ارناب گوسوامی نے ریپبلک ٹی وی پہ بڑے دعوے سے کہا کہ کابل کے سیرینا ہوٹل کے 4تھے اور 5ویں فلور پہ پاکستان کی فوج کے اور ISI کے افسران موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ وہ فلور قبضہ کر رکھے ہیں، بلکہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ میری انٹیلیجنس معلومات اتنی ہیں کہ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان افسروں نے ڈنر کے لیے کیا آرڈر کیا تھا. لوگوں کو بیوقوف بنانا مقصود تھا اتنے بیہودہ طریقے سے، اس لیے کہ سیرینا ہوٹل میں ہم خود رہتے رہے ہیں پچھلے 20 برسوں کے دوران. اس کے صرف 2 فلور ہیں، تیسرا چوتھا 5واں فلور کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے، لہٰذا چاہے وہ کابل کا سیرینا ہوٹل ہو، چاہے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہو اسلام آباد یا راولپنڈی میں، چاہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا فورم ہو، بدنام پاکستان کو کرنا ہے ہر طریقے سے. اور یہ وہ چیلنج ہے جس کا اس وقت پاکستان کو ہر محاذ پہ سامنا ہے. اور دراصل بھارت سے جو کچھ آ رہا ہے یہ اس جنگ کا حصہ ہے جو بھارت فوجی میدان میں تو پاکستان سے نہیں جیت سکا، اپنے طیارے گنوا بیٹھا، لیکن اس کے لیے اب اس نے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور جرمنی جیسے ملکوں کا سہارا لے کے وہاں سے ڈس انفارمیشن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ان ملکوں میں بھی اور اپنے ملک کے ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی. اور دوستو بڑی واضح بات ہے، یہ تمام تر کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ اس ہائبرڈ جنگ کا حصہ ہے، پراکسی جنگ کا، لیکن اس سے بڑھ کے یہ وہ قیمت ہے جو پاکستان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ 2 الفاظ کی وجہ سے جو وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہے تھے. وہ کیا تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی امریکہ کو ہم نے فوجی اڈے نہیں دینے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے، عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تقدیر اب چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور چین مسلسل امریکہ اور برطانیہ کا ہدف بنا ہوا ہے. لہذا جو چیز بھی چین کے ساتھ جڑی ہوگی وہ ہدف بنے گی امریکہ کا، انڈیا کا اور باقی یورپی ممالک کا. لہذا ایبسولوٹلی ناٹ اور چین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل، یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب اس نوعیت کے واقعات بہت ہوں گے. سپورٹس بھی اس میں آئے گا، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی اس میں آئیں گے، اقوام متحدہ بھی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ پہ کب تک ہمارے وزیر اعظم اور ہمارا ملک قائم رہتا ہے.